36 साल की उम्र में गृह मंत्री बनने का आपको मौका मिला। देश के गृह मंत्री अमित शाह के रिकॉर्ड के तकरीबन करीब आप पहुंच गए जब 2002 में कम उम्र में उन्होंने गुजरात की कमान संभाली थी और गृह मंत्री बने थे। तो ये अहम जिम्मेदारी, वो कौन कौन सी खूबियां रही आपके भीतर जो इतने युवा चेहरे के ऊपर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने डाउन लगाया? सबसे पहले तो मैं गुजरात में आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। गुजरात एक सुरक्षित राज्य है और आज ये सुरक्षित राज्य का जो खिताब गुजरात को मिला है उसका सबसे ज्यादा श्रेय अगर किसी को जाता है तो मोदी जी और अमित शाह जी को जाता है। 2002 पहले यही गुजरात और गुजरात के अलग अलग जिले गुजरात राज्य के कानून के नाम से नहीं जाने जाते थे। गुजरात का पोरबंदर हो, बड़ौदा हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, खास तौर पे पोरबंदर में ऐसा कहा जाता है कि पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट की जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होते थे कि यहाँ से गुजरात का कानून खत्म होता है और पोरबंदर के जो तब के जो गुंडे थे उनके नाम से कानून चालू होता है। आज मैं गुजरात के एक युवा नागरिक के तौर पे मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूँ कि 2002 के बाद उन्होंने संघर्ष और साहस से एक के बाद एक गुजरात में कड़े कदम उठा के गुजरात की लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशंस देश में नंबर 1 करने में सबसे ज्यादा श्रेय उनका जाता है और आज गुजरात सबसे सुरक्षित राज्य के तौर पे जाना जाता है। ये सुरक्षित राज्य की गृह मंत्री के तौर की जिम्मेदारी मुझे 1 साल पहले मिली। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। एक युवान कार्यकर्ता के तौर पे मुझे गुजरात के हर एक कोने में भारतीय जनता युवा मोर्चा के समय प्रवास करने का अवसर मिला था। बहुत छोटी सी उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मुझे सूरत शहर की मजूरा सीट से लड़ने का अवसर दिया था। 27 साल की उम्र थी। 27 साल की उम्र में जब मैं चुनाव लड़ने गया तब कांग्रेस का एक नारा था, एक बच्चा आया है डिपॉजिट खो के जाएगा। मैंने कल ही बताया कि 2022 में आज मैं बोल रहा हूं कि 10 साल के बाद कांग्रेस ने तब मुझे बच्चा बोला था। कल मजूरा विधानसभा के नागरिकों ने बताया कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये हर्ष हमारा बेटा है। मैं मेरे क्षेत्र का बेटा बन के काम कर रहा हूं कई सालों से और अब मैं गुजरात का बेटा बन के गृह मंत्री के रूप में गुजरात की सेवा कर रहा हूं। गृह मंत्री के रूप में लेकिन आपकी चुनौतियां भी बहुत बड़ी है ना। देखिए, गुजरात में जिस तरह से ड्रग्स की बरामदगी हो रही है उसको लेकर विपक्ष आपको सीधे तौर पर घेर रहा है और बहुत बड़ा मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया जाता है कि आखिर इतनी बड़ी खेप ड्रग्स की कहां से आती है और गृह मंत्री के तौर पर जवाबदेही आपकी ही है। चित्रा जी, आप मुझे ये बताइए, गृह मंत्री के तौर पे मुझे ये अभिनंदन मिलना चाहिए या गालियां मिलनी चाहिए? मैं ड्रग्स पकड़ रहा हूं, ड्रग्स का कारोबार चलने नहीं ले रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, मेरे से पहले ही पंजाब के राजनीति से जुड़े हुए लोग यहां बैठे थे। ये पाकिस्तान से जो ड्रग्स के माफिया 500 करोड़ रुपए के ड्रग्स लेके जो आ रहे हैं, वो अहमदाबाद शहर के कोई पुलिस स्टेशन में सामने से जाके ड्रग्स जमा करा के नहीं आते। यहां पे ड्रग्स पकड़ने के लिए गुजरात पुलिस को साहसिक काम करना पड़ता है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डरों में ये दरियाई जो तूफान होता है उसके बीच में गोलियों का सामना हमारी गुजरात की पुलिस के जवानों ने किया है, तभी इतने हजारों करोड़ों का ड्रग्स हमने पकड़ा है। गुजरात पुलिस ने ड्रग्स मात्र गुजरात की धरती से नहीं पकड़ा। गुजरात पुलिस ने अप टू एंड तक तहकीकात करके ड्रग्स के कारोबारों का नेटवर्क तोड़ने में सबसे बड़ी सफलता प्राप्त की है। पंजाब की जेलों से चल रहा है ये कारोबार। हमने पंजाब पुलिस को कई बार ये विषय का ध्यान दिलाया है। लास्ट जो कलकत्ता पोर्ट से ड्रग्स पकड़ा उसमें भी पंजाब जेल से उसका पूरा नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। मात्र इतना ही नहीं, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अलग अलग राज्यों में से हमने ये नेटवर्क तोड़ने का बहुत ही बड़ा एक सफलता हासिल की है। मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ड्रग्स का कारोबार, ये देश में ड्रग्स का कैपिटल राज्य कौन सा है? बार बार आप जिसका नाम ले रहे हैं कहा तो उसके बारे में जानते नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मेरा ये मानना है कि ड्रग्स का कैपिटल राज्य पूरा देश के युवा सब जानते हैं कि पंजाब है। आप पंजाब के आंकड़े सामने लाइए, क्या काम किया उन्होंने ड्रग्स पकड़ने में। ड्रग्स का कारोबार चलने लेना ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, लेकिन कांग्रेस ये सामाजिक गुनाह है। पार्टी नहीं, तक देखिए, सब ये ड्रग्स के मुद्दे पर घेर रहे हैं आपको। देखिए, ये सबका ड्रग्स से क्या ताल्लुकात है, ये सही में ये जांच का विषय है, मेरा ये मानना है।
ड्रग्स पकड़ रहा हूं मैं, साहसिक काम कर रहा हूं मैं। हर रोज ड्रग्स के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ये ड्रग्स माफिया कोई सामान्य माफिया नहीं है, ये पूरा इंटरनेशनल रैकेट है। ये इंटरनेशनल रैकेट को तोड़ने के लिए रात दिन गुजरात पुलिस प्रयास कर रही है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी हर डीजी कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा भार ड्रग्स को पकड़ने के लिए देते हैं। ये हमारी कमनसीबी है कि ड्रग्स के विषय को राजनीतिक विषय बनाते हैं। ड्रग्स जैसे विषय में हम सबको एक साथ होकर लड़ना चाहिए। देश की युवा पीढ़ियों को बर्बाद करने वाले ये नेटवर्क को तोड़ने के लिए गुजरात पुलिस ने जो सफलता प्राप्त की है, भले आप उनकी तारीफ ना कीजिए, लेकिन आप ऐसे विषयों को राजनीतिक विषय बना रहे, ये सही में बहुत ही गलत विषय है। ये सामाजिक दूषण है। ये सामाजिक दूषण के सामने लड़ने के लिए सबको एक होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कई और भी गेस्ट आपके पास आने वाले, उनको पूछिए कि उनके जो राज्य, रूलिंग राज्य है, वहां पे उन्होंने ड्रग्स के विषय में क्या काम किया, और उनको ये भी पूछना कि ड्रग्स का कारोबार चलने लेना चाहिए या इस प्रकार से पकड़ना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ड्रग्स नहीं, को नहीं, रोकने उनको में गुजरात राज्य सरकार ने हर संघवी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है गुजरात में। कामयाबी हासिल की है। ये हर संघवी का विषय नहीं है। ये विषय गुजरात पुलिस ने हासिल किया है। गुजरात पुलिस ने बहुत ही बड़ी सफलता हासिल की है। आपने वो वीडियोस देखे होंगे, आपने वो पाकिस्तानियों ड्रग्स नेटवर्क के जो माफिया है उनके बीच में जो ऑडियो लीक हुआ है वो भी सुना होगा। ठीक है। किस प्रकार से गुजरात पुलिस ने सख्ताई बनाई है, उसके कारण उनको रास्ता बदलना पड़ रहा है। ये सब विषय पिछले 6 महीने में हम सबके बीच में आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स नेटवर्क टूट रहा है तो सबसे बड़ा कौन से राज्य को नुकसान हो रहा है, ये विषय समझने का समय आ गया है। आगे बढ़ते हुए कुछ और मुद्दे हैं जिस पर मैं सीधा जवाब आपका लेना चाहूंगी। आप गृह मंत्री हैं, मैंने देखा आपके पास लंबे चौड़े बहुत सारे मंत्रालय हैं और मुख्यमंत्री को इस मामले में आप टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उनके थोड़े ज्यादा हैं, आप 9 मंत्रालय संभाल रहे हैं गुजरात में। जी ना, मैं गुजरात के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं उनकी टीम का एक मेंबर हूं। भूपेंद्र भाई पटेल की एक अलग प्रकार की स्किल है। वो बड़े नेक किस्म के इंसान हैं। उन्होंने गुजरात के सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके गुजरात के विकास की ये यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन के हेतल मैं उनके एक जूनियर मंत्री के तौर पे कई विभाग में काम कर रहा हूं और उनके मार्गदर्शन में उनके जो विचार है वो विचार को जमीन में ले जाने का मैं प्रयास करता हूं। विजय रूपाणी जी कैसे थे? हमारे भारतीय जनता पार्टी के हर एक मुख्यमंत्री का गुजरात के विकास के लिए बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। विजय भाई रूपाणी जी के साथ भी मैंने बहुत साल काम किए हैं। विजय भाई रूपाणी जी ने 5 साल गुजरात की सेवा की है। उन्होंने एक पूरी टर्म भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पे गुजरात की जनता को सेवा में सफलता प्राप्त। कुछ देर पहले पृथ्वीराज चौहान जी इसी मंच पर थे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। उनकी ओर से यह कहा गया है कि बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने का सीधा सा अर्थ यही है कि जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से फेल रही सरकार। देखिए, पृथ्वीराज जी को जनता के बीच में जाने का यहां पे कोई जगह बची नहीं है। ये स्टेज पे आके कुछ भी बोल जाए। कांग्रेस है कहां पे? राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं तो कार्यकर्ता इसके लिए ही चिंता में है। कांग्रेस के आप पूछिए कांग्रेस को, आप कांग्रेस को पूछिए, वो वही चिंता में। वो आएंगे तो क्या बोल के जाएंगे और उसके बाद कितने दिन उनको कहाँ लगाने हैं। ये राहुल जी आएंगे तो कुछ खास कुछ नहीं कर जाएंगे, बस यही कर जाएंगे जो उनके कार्यकर्ता बेचारे कई सालों से जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत पे पानी फिरा के वापस चले जाएंगे। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नुकसान हो जाएगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पिछले कई चुनावों के रिजल्ट्स आप देख लीजिए। वो जब जब आते हैं तब तब कुछ नया ही करके जाते हैं। वो क्या बोल के जाते हैं उनको ही नहीं पता होता है। पिछली बार तो मुश्किल कर दी थी ना उन्होंने। किन ने? राहुल गांधी ने। नहीं, गलत बात है। 2017 में आपको 99 पर रोक दिया और 77 सीटें कांग्रेस ने हासिल की। यही विषय पे खास तौर पे आपको गहराई से सोचना चाहिए। समाज के बंटवारे लंबे समय तक आपको सफलता नहीं देता। आज कांग्रेस का क्या हाल है? तभी समाज के बंटवारे में कई उनको छोटी मोटी सफलता मिल गई। आज सूरत जैसे शहर में उनका एक भी कॉरपोरेटर नहीं है। गुजरात की एक भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उनके पास नहीं है।
एक भी जिला पंचायत आज उनके पास नहीं है। उसके बाद जितने जितने चुनाव आए उसमें से पूरा सुपड़ा साफ हो गया, कहीं पे कांग्रेस बची ही नहीं है। आप जो जिला पंचायत की इकाई है, तब समाज के बंटवारे में उनको कुछ सफलता मिली थी, लेकिन मात्र एक चुनाव के लिए। उसके बाद के सब चुनाव में कांग्रेस सब जगह हारी है। कहीं नहीं है कांग्रेस। कांग्रेस कहीं नहीं है। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कहते हैं कि लोकल लेवल पर डोर टू डोर कैंपेन कर रही है कांग्रेस और उससे डर कर रहने की जरूरत है? वही विषय, आपको जो सुनना है वही आप सुनते हो। मैं जो बोल रहा हूं, उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें समाज में जो बंटवारा किया था, उसके कारण उनको सफलता नहीं मिली। चुनाव 2022 में उनके कार्यकर्ता बहुत अच्छी तरह से नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तो हर चुनाव में प्रयास करते हैं। 22 के चुनाव के जब नतीजे आएंगे तब नतीजे में गुजरात की जनता की जीत होगी। हर्ष जी, युवा चेहरा के तौर पर गुजरात में आपने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उससे इतर जाते हुए एक बार फिर से मैं मेन मुद्दे पर लौटती हूं, शराबबंदी। उत्पाद शुल्क और शराबबंदी मंत्री भी हैं आप? जी हां। शराब पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई, यह भी एक बड़ा मुद्दा है गुजरात का। जिस राज्य में शराबबंदी हो वहां पर शराब पीने की वजह से लोग दम तोड़ रहे हैं। फेल रही सरकार इस मुद्दे पर। देखिए, ये विषय सही तौर पे एक बहुत ही बड़ा सामाजिक विषय है। ये विषय में खास तौर पे गुजरात के सभी समाजों के साथ मिलकर राज्य सरकार एक बहुत ही बेहतरीन कार्य जमीन पे कर रही है। हमने मात्र शराब नहीं, धूम्रपान है, शराब है, ड्रग्स है, ये सभी विषयों को सामाजिक तौर पे हर एक गांव तक शराब कैसे छुड़ाई जाए, लोग ये दूषण में ना आए उसके लिए क्या किया जाए, उस पे गुजरात के हर एक गांव में नीचे तक काम हो रहा है। एक घटना गुजरात में जरूर से बनी थी। वो घटना बनते ही उसके अंदर जो लोग शामिल थे वो सभी लोगों को पकड़ा गया था। मोरबी का जिक्र कर रहे हैं आप? नहीं, मैं मोरबी की बात नहीं कर रहा हूँ। मोरबी की बात आपको मैं जवाब दूंगा। मैं ये बात, आप जो शराब की बात कर रहे हो उसके लिए बात कर रहा हूँ। शराबबंदी में हमने बहुत अच्छी सफलता भी प्राप्त की। आप अभी शराब इलीगल बेचने वाले जो व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति अभी जो मोस्ट वांटेड था, वो दुबई भाग गया है। दुबई भागने के बाद हमने इंटरपोल नोटिस जारी की और हो सकता है कि ये वीक के अंदर वो आरोपी भी हम उसको दुबई से गुजरात के अंदर पकड़ के लाएंगे। ये देश का पहला किस्सा होगा। देश के अंदर कोई भी राज्य ने आज तक इलीगल शराब बेचने वाला व्यक्ति कोई बाहर के देश में भाग गया हो तो उसको पकड़ के वापस लाने वाला किस्सा ये पहला बनेगा। तो वो भाग गया, ये तो कामयाबी नहीं हुई ना सरकार की? कई सालों से भागा हुआ था, उसको पकड़ने में देखिए कामयाबी नई कामयाबी की बात नहीं होती। हजारों लोगों को पकड़ा है। कभी कोई एक व्यक्ति अगर भागने में सफलता प्राप्त की हो तो उसको पकड़ के लाके भविष्य में इस प्रकार के काम में लोगों को डर लगे, उस प्रकार का एक दाखिला बिठाने में गुजरात सरकार सफलता प्राप्त करेगी। मोरबी लेकर चलते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोरबी पहुंचे हुए थे, वहां पर हम सब ने देखा कि कैसे 140 लोगों ने जान गंवाई, 50 छोटे बच्चों की जान चली गई। प्रधानमंत्री एक एक जानकारी मुख्यमंत्री के बजाय आपसे लेते हुए नजर आ रहे थे। उनको भी दुख था, क्या जानकारी उन्होंने शेयर की? और अभी तक सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं जो आपके विरोधी हैं कि जो बड़ी मछली है उसको बीजेपी बचाने का काम कर रही है। देखिए, ये चुनावी माहौल है और चुनावी माहौलों में कहीं ना कहीं सभी विषयों को राजनीतिक विषय बनाया जाता है। मैं वो विषय में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मोरबी की घटना एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। घटना बनते ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमेटी का चयन किया। हाई लेवल कमेटी में गुजरात सरकार के सीनियर आईएएस, आईपीएस, उन सबको वो कमेटी में रखा गया। मुख्यमंत्री जी फ्लाइट में जब बैठ रहे थे उससे पहले ही सबको सूचना दी गई थी कि रात को 3 बजे से ही सब लोगों को वहां पे मोरबी पहुंचना है, जहां पे भी है वहां से 3 बजे तक पहुंच के इसकी तहकीकात चालू करनी है। गुजरात सरकार ने सबसे पहला, ऐसी कोई दुर्घटना बनती है तो सबसे पहली हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या है? हमारी नैतिक जिम्मेदारी यह है कि बचाव कार्य जल्दी से चालू हो। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी का आभार मानना चाहता हूं। रात को 4-4 बजे तक और सुबह 6 बजे तक उनकी ऑफिस कंटिन्यूज, ऐसा एक भी घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जब वो दोनों जन डायरेक्टली फॉलोअप गुजरात सरकार के साथ नहीं कर रहे हो। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एनडीआरएफ, प्रधानमंत्री जी मंच पर आपसे क्या बात कर रहे थे? मैं पूरी बात बता रहा हूं। आप ये पूरा इश्यू सही में बहुत ही सेंसिटिव और इमोशनल इश्यू है, इसको
मतलब पूरा किस प्रकार से चला है वो जानना बहुत जरूरी है। एयरफोर्स, गरुड़, नेवी, सभी प्रकार की जितनी भी एजेंसीज थी सबको विद इन आवर्स वहां पे पहुंचाया गया। कोई विमान से आ रहा है, कोई रोडवेज से आ रहा है, और गिने हुए घंटों में वहां पे लोग पहुंच गए और बचाव कार्य चालू हो गया। प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर थे। प्रधानमंत्री जी के मन में कहीं ना कहीं बहुत ही कहीं ना कहीं दुख था। जो बच्चे, जो परिवारजन है, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले यह सवाल पूछा कि यह घटना बनने के बाद पहला पेशेंट हॉस्पिटल में कितनी मिनटों में पहुंचा। पहला पेशेंट घटना बनने के बाद हॉस्पिटल में विद इन 18 मिनट पहुंचना चालू हो गया था। उनके बाद उनका सवाल यह था कि कोई भी पेशेंट या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति था कि जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की कमी पड़ी हो, फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची, उन्होंने काम कैसे चालू किया, गांव के लोगों को किस प्रकार से मोबिलाइज किया, कलेक्टर ने क्या किया, हर एक छोटी छोटी बात कमेटी की मीटिंग में एक लाइन में जो कमेटी जो चयन हुआ है, जो इसकी इंक्वायरी कर रही है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो और इसकी तहकीकात जमीनी तौर से लेके फॉरेंसिक साइंस का पूरा उपयोग करके इसकी तहकीकात हो, जिसके कारण भविष्य में इसमें से कोई छूट ना पाए। दूसरी चीज, बड़ी मछली छोटी मछली, मेरी आपसे विनती है कि आप वो जो एफआईआर हुई है उसको एक बार जरूर से चेक कर लीजिए। अगर आप चेक कर लोगे तो आपको वो पूरा विषय ध्यान में आ जाएगा। एफआईआर नहीं, मैं विरोधी दल को छोड़िए, उनको राजनीति करनी है, मैं आपको सच बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप एफआईआर चेक कर लीजिए आपके हिसाब से। हमने मात्र 1.5 घंटे के अंदर वो एफआईआर की है। वो एफआईआर में बड़ा क्लियर लिखा है कि एजेंसी जो इसकी मेंटेनेंस कर रही है और एजेंसी जिसने ये संपूर्ण जिम्मेदारी ली है, जो टिकट कलेक्ट कर रही है, टिकट बेच रही है, उसके अंदर जुड़े हुए सभी लोग का मतलब कोई नहीं बचता। आप कोई भी टेक्निकल जो लॉ सेक्टर में आपके जो रिपोर्टर्स हैं उनको मैं विनती करता हूं, आप एफआईआर को पूरा अच्छी तरह से पढ़िए, इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, आपने प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कितनी देर में पहला पेशेंट अस्पताल पहुंच गया। अब जरा मैं, एक तरफ प्रधानमंत्री संवेदनशील हैं, इस बात को हम सब जानते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रधानमंत्री के अस्पताल जाने के पहले अस्पताल की रंगाई पुताई करवाई जाएगी, जिस जगह पर 140 लोगों की जान चली गई हो, वहां पर यह आदेश किसकी ओर से दिया गया था? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज आपने पूछ लिया है। प्रधानमंत्री कोई भी हो, आपने देखा है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी कहीं पे भी जाए तो इस प्रकार का जो नॉर्मल सो कॉल्ड प्रोटोकॉल लोग फॉलो करते हैं। जैसे ये पता चला कि कोई किसी ने पीआईयू या कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से कलर का काम चालू किया है, विद इन मिनट्स वो काम बंद हो गया था, विद इन मिनट्स। लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से कहीं ना कहीं बाहर प्रस्तुत किया है। इससे प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री जी सब ने किसी भी प्रकार का लोगों को तकलीफ पड़े, उनके ट्रीटमेंट को कोई भी तकलीफ पड़े, इस प्रकार का कोई भी कार्य हॉस्पिटल में ना हो, ये पहले से सूचना थी। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के डिपार्टमेंट से ये भूल हुई थी और तात्कालिक मिनट्स में ये बंद करवा लिया गया था। ये विषय सही तौर पे बहुत सेंसिटिव है, किसी की भूल जरूर से हुई है, इससे कहीं ना कहीं मन में हमारे भी बहुत दुख है, लेकिन यह विषय कोई कलर करवाने का मन सरकार का नहीं था, यह सच बात मैं आपको बता रहा हूं। चलिए ठीक है, वापस लौटकर आ जाते हैं फिर उन तमाम चुनावी मुद्दों को लेकर जिस पर बीजेपी चुनावी मैदान में है। देखिए, 2002 के बाद जब आपको 127 सीटें मिली थी, उसके बाद बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे ही सही लेकिन गिर रहा है। आप 99 पर आ गए 2017 में, और कांग्रेस पार्टी का धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है। क्या ये एक बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए 2022 में? देखिए, 2002, 2007, 12, 17 ये सभी चुनाव में कांग्रेस ने अलग अलग तौर से अलग अलग लोकल पार्टीज के साथ गुजरात का चुनाव लड़ा है। 2012-17 का चुनाव मैंने भी लड़ा है, मैंने बहुत करीब से ये चुनाव देखा है। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात के नागरिकों का एक रिश्ता बहुत ही अलग प्रकार का है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। ये क्या है ये रिश्ता, क्या कहलाता है? ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ समूह परिवार है हम लोग।
बीजेपी और गुजरात की जनता को, गुजरात की धरती को बदनाम करने का प्रयास हर एक चुनाव में होता है, लेकिन गुजरात की जनता एक होकर चुनाव लड़ती है। अब ये चुनाव भी एक ऐतिहासिक रिजल्ट आएगा। अरविंद केजरीवाल आ गए हैं मैदान में, कह रहे हैं परिवर्तन की बयार बह रही है। उनकी चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, सीधी टक्कर बीजेपी को। अरविंद केजरीवाल जी की बातें, अरविंद केजरीवाल जी का सर्वे, वो सब खुद बोलते हैं, खुद सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल, नहीं, आप सब लोग जानते हो, अरविंद केजरीवाल के हर चुनाव में उनके पीछे महापुरुषों का फोटो चेंज हो जाते हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान चेंज हो जाते हैं, वो कंस से जुड़े लोगों का नाश करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण का अवतार बनना इतना इजी नहीं है। भगवान कृष्ण के साथ खुद की कंपैरिजन करना, यही अपने आप में जाहिर करता है कि उनकी सोच क्या है। भगवान कृष्ण का साहस और केजरीवाल जी के विचार, ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। भगवान कृष्ण को थोड़ा पढ़ ले वो पहले, बाद में कृष्ण भगवान की बात करे वो। लेकिन मुश्किलें तो बढ़ा दी है ना उन्होंने कई सीटों पर आपकी। देखिए, जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ रही है, वो तो बीजेपी के लिए, इसीलिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता हर मंच पर कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, मजबूत है, जमीनी स्तर पर है, आम आदमी पार्टी कहीं है ही नहीं। बार बार ये सफाई बीजेपी को क्यों देनी पड़ रही है? मैंने उत्तराखंड में भी उनको सुना था, मैंने गोवा में भी उनको सुना था, मैंने हर चैनलों पे उनका भाषण तभी भी सुना था और आज भी सुन रहा हूं। सेम उत्तराखंड में जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है, उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग दिया था, वही प्लानिंग से वो गुजरात में चल रहे हैं। वही प्लानिंग से, वही फेज से पहले कुछ दिनों पहले सर्वे आता है, इसी प्रकार से उत्तराखंड में आता था। वहां पे भी झूठी बातें की, यहां पे भी झूठी बातें की। चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में एकदम मजबूताई से होगा। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है। नहीं, यहाँ पे तीसरी पार्टी बहुत बार, मतलब ऐसा ये पहला चुनाव नहीं है, 2012-17 हर चुनाव में इस प्रकार से तीसरी पार्टी को कांग्रेस लाती है। ये कांग्रेस लेकर आई है आम आदमी पार्टी ये बंद कमरे में तो एक ही है। कांग्रेस कह रही है कि बी टीम है बीजेपी की। अरे आप छोड़िए, वो क्या बोल रहे हैं वो छोड़ लीजिए, वो हर वक्त बोलते। देखिए, आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी केशुभाई पटेल के साथ वो लोग आए, पहले शंकर सिंह वाघेला जी ने तीसरी पार्टी लाई। गुजरात की जनता इनको नहीं एक्सेप्ट करती। विपक्ष का वोट बटेगा तो फायदे में तो बीजेपी ही रहेगी ना। नहीं, आप 8वीं तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें गुजरात की जनता की जीत जरूर से होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। कल ही अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि वो अभिमन्यु हैं, चक्रव्यूह रच दिया गया है चारों ओर से उनके खिलाफ, लेकिन वो मॉडर्न जमाने के अभिमन्यु हैं। चक्रव्यूह को भेदते हुए अपनी सरकार बनाएंगे गुजरात में। वो कभी सरदार पटेल साहब के वंशज हो जाते हैं, कभी वो आम्बेडकर जी के हो जाते हैं, कभी वो भगवान कृष्ण का रूप ले लेते हैं, कभी वो अभिमन्यु जैसी कोई। केजरीवाल जी की कोई बात, मतलब उनका मैं हर वक्त लिखता रहूं ना तो उनके कितने रूप है वो समझ में ही नहीं आए। वो बहुरूपिया आदमी है, मैं मान लेता हूं। ये बहुरूपिया लगते हैं आपको केजरीवाल? नहीं, मुझे नहीं, आपको नहीं लगते? आप कांग्रेस का सुपड़ा पंजाब में साफ कर दिया उन्होंने। आप देखिए मैंने आपको बताया, कांग्रेस भी यही कहती थी। कांग्रेस को छोड़िए आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप केजरीवाल जी का अन्ना हजारे जी को जाके पूछिए कि उनका रूप क्या है। अन्ना हजारे जी इसका जवाब सबको अच्छी तरह से दे पाएंगे। अरविंद केजरीवाल क्या है वो अन्ना हजारे जी को पूछना चाहिए। अन्ना हजारे जी को बेचारा, उनको ये उम्र में कितने दिन उन्होंने भूखे रखे और जाके गद्दी पे बैठ गए। ये केजरीवाल जी है, मतलब इसका जवाब तो जनता दे लेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए असदुद्दीन ओवैसी, उनकी एक बड़ी पार्टी है, कमाल करना चाहते हैं गुजरात में। आप लोग सूरत में उनको जनसभा करने नहीं दे रहे हैं। उनकी जनसभा में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अरे ये भारत की धरती है, यहाँ मोदी मोदी के नारे तो हर कोने में लगते हैं। विदेशों में, लंदन में जाओ, अमेरिका में जाओ, वहां पे भी मोदी मोदी के नारे लगते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओवैसी जी आए, हम लोग उनकी व्यवस्था के लिए तैयार हैं, किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़ने। कभी वंदे भारत पर पत्थर बरसा दिए जाते हैं। देखिए 21 नंबर जिस ट्रेन में वो बैठे रहते हैं, जिस बोगी में। मैं आपको विनती करता हूं, इसका आप एकदम अच्छी तरह से तहकीकात करनी चाहिए। वो विषय को मैंने खुद देखा है, बहुत ही गंभीरता पूर्वक देखा है। मेरी गुजरात की धरती पे कोई भी नेता है, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है। 21 नंबर की सीट थी उनकी ट्रेन में, 25 नंबर पे कांच फूटा है। कांच कैसे फूटा है उसकी तहकीकात भी हुई है। वहां पे बीच में जो कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है उसमें पत्थर उड़ा है। हमने उनकी व्यवस्था, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था एकदम कंप्लीट की है और ये हमारी जिम्मेदारी है। उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। वो कभी भी प्रचार करने आए, हमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और हम अच्छी तरह से वो कह रहे हैं बीजेपी डर गई है, इस वजह से हमले करवा रही है। अभी आप ओवैसी जी और उसमें बीजेपी को डरने का विषय ही नहीं है। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता
मां भारती की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए सालों से काम कर रहे हैं। हम कभी डरने वाले लोग नहीं हैं। डरने की बात आप हमसे करोगे। आप असदुद्दीन ओवैसी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो आए, हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे कहीं भी वो चुनाव लड़ने के लिए जाएं। फिर तो कांग्रेस की या फिर आम आदमी पार्टी की वो बात सच होने लगेगी ना कि ओवैसी जहां जहां जाते हैं बीजेपी को फायदा करवाते हैं, मुसलमानों का वोट बांटते हैं, सुनना बीजेपी क्या है अपनी आप वही सीट बोल लीजिए। निकाल आपको लेती है। सुनना क्या है वही बोल नहीं, लीजिए। उनके आरोप है, मैं आपसे नहीं, जवाब मैं दे रही आपको हूं। बोल रहा हूं, उनके आरोप है कि सुरक्षा का विषय, तो मैंने आपको बोला कि हम उनकी सुरक्षा, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम उनकी सुरक्षा अच्छी तरह से और कड़ी सुरक्षा देने के लिए एकदम कटिबद्ध ये हैं। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी सभाओं में नारे नहीं लगे, काले झंडे नहीं नहीं, दिखाए नारे तो अभी मोदी जी का फैन फॉलोइंग मैंने आपको बताया, ये भारत की धरती है, यहाँ तो होगा ही। अमेरिका और लंदन में होती है उनके फैन फॉलोइंग। अभी वो बाली में है, वहां पे भी लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। खाली इंडियंस नहीं, वहां के इंडोनेशिया के लोग भी मोदी मोदी के नारे कभी लगा लेते, तो उससे क्या मैं रोकने जाऊंगा उनको? अभी वो तो काम कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं, तो मोदी मोदी के नारे तो हर जगह लगेंगे। लोगों के दिल में मोदी है, वो आपको समझना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं उसमें। इसीलिए मोदी है तो बीजेपी के लिए सब कुछ मुमकिन है गुजरात में। जी हाँ। मतलब आप लोगों का नाम बहुत मुश्किल से जनता लेती है, केवल वो कहती है मोदी के नाम से शुरू, मोदी के नाम पर खत्म, उन्हीं के नाम पर वोट पड़ेंगे। और आप लोग भी बड़े सेफ रहते हैं मोदी जी कि हमारे पास मोदी जैसा नेता है, वोट तो मिलेगा ही। ऐसा नहीं है। मोदी जी के दिशा निर्देशों पे, उनके विजन पे हम सभी कार्यकर्ता बन के काम करते हैं। मोदी जी ने देश के अंदर एक बड़ा बदलाव लाया है, उनकी फैन फॉलोइंग है, और मोदी जी के नाम पर वो हमारे नेता कब तक वोट मांगते रहेंगे आप लोग? कुछ अपना भी कामकाज बताएंगे जनता को? ये देश के नागरिक, ये देश के नागरिक जब विदेशों में जाते हैं तो भारत के साथ साथ अब मोदी जी की बात करते हैं, तो मैं तो उनका कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूं, उनके नेता का नाम लेंगे ही, उसमें क्या बड़ी बात है? वो हमारे नेता है तो हम उनका नाम लेंगे ही। सड़क, बिजली, पानी, गुजरात राज्य की परेशानी, अब ये प्रधानमंत्री तो देखेंगे नहीं, ये तो राज्य की जिम्मेदारी है। मैं तो आपको विनती करता शिकायत हूं, इस बात की है सड़कें कई जगहों पर टूटी हुई हैं, पहले के गुजरात में, मोदी के गुजरात में और आज के गुजरात में फर्क आ गया है। मैं आपको विनती करता हूं कि आप मेरे साथ गुजरात भ्रमण पे चलिए। गुजरात के कोई भी गांव में अगर आपको बिजली नहीं मिले तो मैं ये सवाल का जवाब दूंगा। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जिसके हर एक घर में पानी का नल पहुंचा है। गुजरात एक ऐसा राज्य है कि जिसके हर एक गांव तक रोड पहुंचा है। पहले रोड नहीं हुआ करते थे यहाँ पे, अब रोडों में कई छोटे मोटे गड्ढे अगर भारी बारिश के कारण पड़ जाए तो लोगों को इसके लिए दिख रहा है क्योंकि रोड बने हुए हैं। जो राज्य में रोड ही नहीं है उनको ये रोड पे गड्ढे दिखेंगे क्योंकि उन्होंने राज्य में रोड कभी बनाया ही नहीं है। अब उनकी ये तकलीफ को मैं कैसे सॉल्यूशन लाऊंगा? आप गुजरात में रोड की तकलीफ, पूरा देश यहाँ आके ये रोल मॉडल के तौर पे देखते हैं कि रोड कैसे बनते हैं, और आप यहाँ पे रोड की बात करोगे, कोई लोग आपको मतलब समझ जाएंगे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अहमदाबाद से मोरबी गई थी मैं बाई रोड, 6.5 घंटे लगे थे। कई जगहों पर सड़कें खराब थी। कहाँ पे? कई जगहों पर। अब रास्ते में मैं रोक की गाड़ी ये तो नहीं देख रही थी कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। कई जगहों पर गाड़ी सड़क खराब थी। आप तो एकदम तेज रिपोर्टर हो, आप कोई चीज बाकी नहीं रखते, अगर होते तो आप चलिए मेरे साथ, हम वापस जाते हैं। आपको लग रहा है हर जगह चकाचक है? जी हाँ, हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। मैंने बोला है कि हमने रोड बनाए, पहले गड्ढों में रोड हुआ करते थे, अब रोड में कई गड्ढे पड़े हैं, वो उसका कारण भारी बारिश ये वक्त गुजरात में बहुत आई है। भारी बारिश की वजह से ऐसा हो गया है, बाकी राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, उसने कामकाज अपना पूरा अच्छा करके रखा हुआ है। राज्य सरकार रोड बनाती है, गड्ढे थोड़ी ना राज्य सरकार गिराएगी, आप भी ये जानते हो अच्छी तरह से। गड्ढा भरने की जिम्मेदारी किसकी है? गड्ढा भरने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको निभा रहे हैं। हो सकता है कहीं 1-2 दिन लेट हो गया हो भरने में, लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी है और हम निभा रहे हैं। चलते चलते आखिरी के 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगी। पहला ये कि कांग्रेस पार्टी के 20 से ज्यादा नेताओं को बीजेपी ने शामिल करवाया अपनी पार्टी में और उसके बाद उनको धड़ाधड़ टिकट भी दे दिए, जिनमें से कई ऐसे हैं जो 2017 में कांग्रेस की टिकट पर विधायक चुने गए। एक तरफ आप लोग गुजरात से कांग्रेस मुक्त, आप गुजरात की बात करते हो, देश से भी यही बात करते हो, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी नहीं होती हुई चली जा रही है। देखिए, ये विषय अब वही चेहरा रह गए हैं बीजेपी को जिताने के लिए गुजरात में। ये विषय पे कांग्रेस को सही तौर पे चिंतन करना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा छोड़ के कांग्रेस जो तोड़ो यात्रा चल रही है, उन लोग के अंदर अंदर वो जोड़ने की जरूरत है। आप सोचिए कि कांग्रेस के मोस्ट सीनियर लीडर मोहन सिंह राठवा जी, जिनको आज तक हम लोग चुनाव नहीं हरा पाए, 10-10 बार वो कांग्रेस में से चुनाव लड़े हुए और जीते हुए हैं, कांग्रेस उनको नहीं संभाल पाई, वो कांग्रेस ये राज्य को कैसे संभालेगी? ये चिंतन का विषय किसका है?
जो पार्टी के कार्यकर्ता 50-50 साल से जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, वो जब अब कांग्रेस को छोड़ के जा रही है तो कांग्रेस को अपने विचार सुधारने पड़ेंगे, उनकी कार्यपद्धति सुधारनी पड़ेगी। और मैं मेरा घर संभालूंगा, कोई किसी और का घर संभालने की जिम्मेदारी थोड़ी ना मेरी है। आपका घर कहां संभल रहा है? कमलम आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी के तमाम नेताओं की भीड़ लगी हुई थी जिनको टिकट नहीं दिए गए। बीजेपी तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है, लेकिन वहां पर हंगामा नारेबाजी, स्थिति यहां तक हो गई कि आपको गेट बंद करना पड़ा कि अंदर नहीं आ जाए कार्यकर्ता। देखिए, 182 सीट जब डिक्लेयर होती है और वो सीट्स में हर वक्त एक एक व्यक्ति को हम टिकट दे सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को हर वक्त फैसले लेने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं जब पर्सनली मुझे कोई बोल लेगा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, तो 1-2 दिन तक मुझे कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा ना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इससे खुश होने वाली बात नहीं है। हम लोग सहपरिवार के तौर पे काम करते हैं, हम सब कार्यकर्ता हैं, और हमारे अंदर जो कार्यकर्ता की भावना है वो हम 22 तारीख को फॉर्म खींचने की तारीख के बाद चुनाव हम सब साथ में मिलकर लड़ेंगे और गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ेंगे और गुजरात की जनता के साथ फिर एक बार 2022 से 27 रात दिन काम करेंगे। बगावती तेवर वाले कई ऐसे नेता थे जिनको आपने बुलाकर समझाने की कोशिश की, वो मिलने नहीं आ रहे हैं, इस तरह की खबरें। देखिए, ये मीडिया ने बोला था कि मैंने बुला के उनको मिलने की कोशिश की। मैं कभी किसी को मिलने गया ही नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिलने गया था और मैं उनको मिल के आया हूं और मैंने देखा है उनके अंदर एक अलग प्रकार का जोश है। बगावती नेता कोई नहीं है, वो तो 1-2 दिन का दुख है, तीसरे दिन फिर एक बार परिवार के लोग हैं, परिवार एक साथ मिलकर लड़ेगा। चलिए, अब चलते चलते एक तो कितनी सीटें आनी जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक स्पेसिफिक आंकड़ा मैं आपसे जानना चाहूंगी। और इसके साथ ही चूंकि पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री का चेहरा आनंदीबेन पटेल, फिर विजय रूपाणी, उसके बाद भूपेंद्र भाई पटेल, हालांकि उन्हीं के चेहरे पर बीजेपी चुनाव मैदान में है, लेकिन आपके भी मन में लड्डू फूट रहा होगा, कितनी जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है, तो भविष्य मेरा भी अब उस पद के लिए अच्छा हो सकता है। सबसे पहला मेरा ये मानना है कि सीट का आंकलन ये अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी पार्टी के उम्मीदवार अभी डिक्लेयर हो रहे हैं। पिछली बार 150 दे दिया था, 99 इस वजह से बच रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं, मतलब ये मैं कोई मतलब रात को सपना आए और सुबह आंकड़ा बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरा ये मानना है कि ये अभी बहुत जल्दबाजी है। 22 तारीख के बाद धीरे धीरे ये सीट के आंकलन आएंगे। लेकिन एक चीज मैं पक्की बता रहा हूं आपको कि गुजरात की जनता में ये वक्त पूरा हिसाब कर लेने के मूड में, जिस प्रकार से गुजरात को तोड़ने की कोशिश हर एक चुनाव में करते हैं ये लोग, ये वक्त फिर से एक बार सितंबर महीने से जो हमारी गुजरात टूरिज्म जो इलेक्शन की चालू होती है, उसको हम लोग दिसंबर महीने में समाप्त कर लेते हैं। लोगों को उनको सही सलामत वापस घर पहुंचाने की जिम्मेदारी गुजरात की जनता लेती है, ये वक्त भी पहुंचाएंगे। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत छोटी उम्र में चुनाव लड़ने का अवसर दिया था। मेरी पूरी फैमिली में 7 पुरखों तक कोई आज तक पॉलिटिक्स में आया नहीं है और ना शायद भविष्य में कोई आएगा। मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो गुजरात की जनता की सेवा में एक साथ मिलकर लगेगा। 2022 से 27 फिर एक बार भूपेंद्र भाई पटेल जी के मार्गदर्शन में हम सब मिलकर गुजरात की जनता की सेवा करेंगे। 149 कांग्रेस पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा इस बार, या लग रहा है कि देखिए गुजरात की स्थिति मुश्किल है, संभल कर बोलना होगा? नहीं, मैं संभल कर ही बोलता हूं। गुजरात की जनता का मूड बिल्कुल बन चुका है कि सभी आंकड़ों का रिकॉर्ड तोड़ लेना चाहिए। ये गुजरात की जनता का मूड है, ये मैं देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे हो। और मैं आपको मतलब 100% ये बोल पा रहा हूं कि 8वीं दिसंबर को एक नया इतिहास गुजरात की जनता लिखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सांघवी साहब आज तक के इस मंच पर आने के लिए और तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत करने के लिए। अब आपके चेहरे का ये हर्ष 8 तारीख तक क्या कायम रहेगा या बढ़ जाएगा या घटेगा? मेरा नहीं, गुजरात की जनता का ये हर्ष बढ़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता का संबंध आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। इस पर रहेगी हमारी नजर। यकीनन 1995 से अब तक बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2022 में क्या वही कमाल बीजेपी दोहरा पाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका।